मूवी के शुरू में हम बेन अर्चन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो आंखों को बंद करके अपने घर में बैठा हुआ कुछ न कुछ खतरनाक सोच रहा था। उसके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा था कि यह जरूर किसी न किसी की माँ बहन करके आया है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम बेन को एक गाड़ी में देखते हैं जो कुछ खतरनाक गुंडों का पीछा कर रहा था। दरअसल वह इस शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर थे जो एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करके गाड़ी में डाल करके कहीं ले जा रहे थे। अब बेन जैसे तैसे करके उस लड़की को तो बचा लेता है, लेकिन जब उसको अपनी गाड़ी में लेकर के आग लगाने लगता है तभी सामने हम एक ट्रक को देखते हैं जिसका दिमाग खराब हो गया था और वो अनबैलेंस होकर के बेन की गाड़ी की मां बहन करने के लिए उसकी तरफ तेजी से आगे आ रही थी। अब ये सीन यहीं पर रुक जाता है और हम वापस से प्रेजेंट में बेन को देखते हैं जो अपने घर में बैठा हुआ है और उसके सामने दो लाशें पड़ी हैं। इन लाशों की हालत को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बेन कितना खतरनाक आदमी है। इसके बाद हम सन क्वान नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं जो असल में चाइनीज था। इस वक्त वह नंगा पंगा होकर के अपनी वाइफ की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। इंटीमेट होने के बाद उसकी वाइफ उससे कुछ सवाल पूछती है। इससे सन क्वान का दिमाग खराब हो जाता है। वह अपनी गन उठाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि बकवास बंद कर साली, तेरी माँ का सुअर मारू, तेरी ऐसी की तैसी, इतना कह करके वह उसे गोली मार देता है जिससे वह नासा के रॉकेट में बैठ करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। उधर बहन किसी से बात करते हुए कह रहा था कि मैं अब किसी की माँ बहन एक नहीं करूंगा और न ही नासा के रॉकेट में किसी को बैठाऊंगा। अब मैं एक शरीफ इंसान बन करके नॉर्मल जिंदगी गुजारूंगा। हमें कुछ टाइम बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक शिप को देखते हैं। इस शिप में बहुत सारे चाइनीज लोगों को छुपा करके रखा गया था। बता दें कि इलीगल तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, लेकिन कस्टम वालों को इनके बारे में पता चल जाता है। तभी शिप में रेड मारने के लिए मेक नाम का एक ऑफिसर अपनी टीम को लेकर यहाँ आता है। यहाँ पर मेक अपनी टीम से कहता है कि इस पूरे बंदरगाह को घेर लिया जाए। तभी शिप में मौजूद कुछ खतरनाक गैंगस्टर को इसके बारे में पता चल जाता है। वो ऑफिसर से मैक और उसकी टीम की माँ बहन करने के लिए उन पर गोलियों की भारी बरसात कर देते हैं। इधर मैक की टीम भी उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थी। ये गोलीबारी इतनी घमासान होती है कि इससे शिप में मौजूद कुछ बेगुनाह एमिग्रेंट भी दूसरी दुनिया की मुसाफिर बन जाते हैं। कुछ गैंगस्टर के भी विकेट गिर चुके थे और बाकी अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग गए थे। इसके बाद शिप पर मेक की टीम कब्जा कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जो अपनी वाइफ सीडिया और बेटे निकोल्स के साथ बैठा हुआ था। दरअसल सीडिया एक सोशल वर्कर है। जब उसे पता चलता है कि बंदरगाह पर एमिग्रेंट को पकड़ा गया है तब वह फौरन वहाँ से जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। उधर मैक टीम के लोगों से कहता है कि चाइनीज एम्बेसी से कांटेक्ट करके इन एमिग्रेंट को वापस भेज दिया जाए। सिंडिया भी यहाँ पर आकर के सारी चीजों को देखती है और फिर मैक के पास आकर के कहती है कि ये सारे बच्चे यतीम और अनाथ हैं। ये गैंगस्टर इनसे गलत काम करवाने के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे और अगर इन्हें वापस भेज दिया गया तब भी इन बच्चों की ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। अब ऐसे ही मैक से बातें करते हुए सिंडिया की नजर किम नाम की एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही सिंडिया के दिल में माँ की ममता जाग जाती है और मैक से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इस बच्चे की कस्टडी मुझे दे दी जाए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। पहले तो मैक मना करता है लेकिन बाद में उसकी बात मान लेता है। अब सीडिया किम को लेकर के अपने घर आ जाती है। बहन भी किम को देख करके बहुत खुश हो जाता है। वहीं हम किम को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डरी और सहमी हुई नजर आती है और किम किसी से भी बात नहीं कर रही थी। बहन उसके डर को खत्म करने के लिए उसे चॉकलेट देता है ताकि वह नॉर्मल होकर के उससे बात कर सके। किम चॉकलेट तो खा लेती है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलती। अब जैसे ही रात होती है सिंडिया उसे एक रूम में सुला करके लाइट बंद करती है। तब किम कहती है कि प्लीज लाइट बंद मत करो, मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। तब सिंडिया लाइट ऑन करके बेन के पास चली जाती है। इसके बाद हम लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर सन कुबान नाम के उस खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं। सन कुबान एंडी बैग नाम के अपने एक आदमी को लेने के लिए यहाँ पर आया था। दरअसल एडी बैग अमेरिका में सन क्वान के बिजनेस को संभालता है। यहाँ पर सन क्वान बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। यहाँ पर एडी बैग से उस बच्ची किम के बारे में पूछता है। दरअसल ये सारे लोग किम को ही ढूंढने में लगे हुए थे। सन क्वान एडी बैग से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर बच्ची चाहिए, नहीं तो सालों तुम सबके पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल करके दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा।
उधर हम सिंडिया और बैन को देखते हैं जो किम को लेकर के एक जज के पास पहुंचते हैं। दरअसल वो लीगल तरीके से किम को कस्टडी में लेना चाहते थे, लेकिन वह जज इन दोनों से कहता है कि मेरी बात मानो और इस लफड़े से दूर रहो, नहीं तो इस लड़की के साथ साथ तुम दोनों को भी नानी याद आ जाएगी। जज इन दोनों से कहता है कि खतरनाक चाइनीज गैंगस्टर पूरी गैंग लेकर के इस बच्ची को ढूंढने में लगा हुआ है। अगर उसे पता चल गया कि लड़की तुम्हारे पास है तो वह तुम दोनों की माँ बहन एक कर देगा। यह सुनकर के सिंडिया जज से कहती है कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, बस तुम लीगल तरीके से किम की कस्टडी हमें दे दो। तब जज उसकी बात मान लेता है और मन ही मन में कहता है कि जाओ मरो, मुझे क्या। दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं जो बाकी बच्चों से बात कर रहा था। यहीं पर क्वान भी मौजूद था। इससे हमें पता चलता है कि मैक भी क्वान का ही पालतू कुत्ता है। यहाँ पर क्वान मैक से कहता है कि किम नाम की वो बच्ची कहाँ है। तब मैक कहता है कि एकदम सेफ है और उसे सिंडिया नाम की एक औरत अपने साथ ले गई है। क्वान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि साले उस लड़की को उस औरत के साथ क्यों भेजा। तब मैक कहता है कि अगर डिटेंशन सेंटर में भेज देता तो उस बच्ची को वापस लाना मुश्किल हो जाता, लेकिन उस औरत के पास से हम कभी भी उस बच्ची को वापस ला सकते हैं। उधर हम सिंडिया को देखते हैं जो अपने बेटे निकोल्स और किम को खाना खाने के लिए बाहर लेकर के आई थी, लेकिन किम अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में और डरी हुई थी। यह देख करके सिंडिया निकोल्स से कहती है कि बेटा तुम किम को अपने साथ ले जाओ। तब निकोल्स उसे अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। तभी यहाँ पर क्वान अपने आदमियों के साथ आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब किम जैसे ही गोलियों की आवाजों को सुनता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगने लगता है कि ये लोग उसे ही लेने के लिए आए हैं। अब वो फौरन निकोल्स के साथ बाहर की तरफ भागती है। उधर क्वान अंदर आने की कोशिश करता है। तब सिंडिया उसे रोकते हुए कहती है कि साले चाइना के लोकल माल, चुपचाप यहाँ से चला जा। इससे क्वान का दिमाग खराब हो जाता है और वह कह करके सिंडिया का गला काट देता है और कहता है कि साली लोमड़ी बहुत ज्यादा बोलती है। इसके बाद वो किम और निकोलस के पीछे जाता है और तभी हम बैन को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका था। जैसे ही वह घर के अंदर जाता है सिंडिया की लाश को देख करके शॉक्ड हो जाता है। उसे जज की बात याद आ जाती है, उसने सही कहा था। इसके बाद बैन अपने एक दोस्त के पास जाकर के सारी बात बताता है और उसे कहता है कि मेरा बेटा निकोल्स किम नाम की एक लड़की के साथ गायब हो चुका है, कैसे भी करके हमें उन दोनों को ढूंढना होगा। यहाँ पर बैन का दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जब बैन घर जाता है और अपनी वाइफ को याद करते हुए शराब पी रहा था, तभी हम क्वान को देखते हैं जो बैन के घर पर हमला कर देता है। लेकिन बैन का अपनी वाइफ की मौत से पहले ही दिमाग खराब हो रखा था और ऐसे में क्वान ने उसके घर पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि बैन अब बैन नहीं था बल्कि यमराज बन चुका था। आज जो भी उसके सामने आएगा यह उसकी माँ बहन कर देगा। अब बैन एक रॉड उठाता है और इन दोनों पर टूट पड़ता है। जैसे ही वह दो लोगों के पिछवाड़े में रॉकेट लगा करके ऊपर पहुंचाता है, यह देख करके दूसरे गुंडों की भी फट जाती है और अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। लेकिन फिर भी बैन उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनके पीछे भागते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाता है। तभी बैन के पास उसके दोस्त मैक्स का कॉल आता है और वो बैन से कहता है कि मैंने दो बच्चों को भागते हुए देखा था। यह सुनकर के बैन फौरन मैक्स के पास घर पहुंचता है। अंदर जाते ही मैं अपने बेटे निकोल्स को देखता है और उसे गले लगा लेता है। फिर किम के पास जाकर के पूछता है कि बेटा डरो नहीं, सच सच बताओ तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं। तब किम एडी का नाम बताती है। यहाँ पर बैन सोचने लगता है कि अगर इन बच्चों की जिंदगी बचानी है तो क्वान और एडी के पिछवाड़े में रॉकेट डाल करके उन्हें ऊपर पहुंचाना होगा। फिर वो मैक्स के पास जाकर के कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यह सुनकर के मैक्स बैन को एक रेमंड नाम के आदमी से मिलवाता है और कहता है कि यह हमेशा अब तुम्हारे साथ रहेगा। इसी बीच बैन को पता चलता है कि एडी एक होटल में है। दरअसल वो वैश्या का एक अड्डा था। अब बैन रेमंड के साथ फौरन उस जगह पर पहुंच जाता है और लड़की से एडी के बारे में पूछता है। तब वो लड़की कहती है कि वो अंदर है। अब बैन जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी एडी के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर इनके बीच घमासान लड़ाई होती है, लेकिन बैन एक एक करके सबको नासा के रॉकेट में बैठा करके ऊपर पहुंचा देता है। फिर बैन जैसे ही अंदर जाता है एडी को देखता है जो एक लड़की के साथ मजे ले रहा था।
वो फौरन उसके भेजे में गोली मार करके उसकी माँ बहन एक कर देता है। मैक को जैसे ही एडी के बारे में पता चल जाता है वो फौरन उस होटल में पहुंच जाता है। वहां पर उसकी मुलाकात डिकोस्टा नाम के एक एलपीडी के ऑफिसर से होती है। मैक को देख करके डिकोस्टा भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या लेने आया है। इसके बाद में क्वान के पास जाकर के कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि एडी की माँ बहन किसने एक की है। फिर वह बैन का नाम बताते हुए कहता है कि वह सिंडिया नाम की उस औरत का पति है। साथ ही यह भी कहता है कि आदमी इतना खतरनाक है कि जब किसी को मारता है तो कुत्ते की तरह मारता है और लगातार 35 मिनट तक मारता जाता है। यहाँ पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था। कौन से कहता है कि अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, मुझे बैन से डर लगता है क्योंकि अब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर बैन को देखते ही जो रेमंड और मैक्स के साथ बैठ करके क्वान को मारने की प्लानिंग कर रहा था, तभी यहाँ पर डिकोस्टा आ जाता है और वो यहाँ पर बैन को मैक के बारे में बताता है और वापस चला जाता है। तब ये लोग एक पार्किंग लॉट में पहुंच करके मैक को किडनैप कर लेते हैं। फिर मैक को टॉर्चर करके उससे क्वान के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैक इतना ढीठ था कि अपनी जुबान तक नहीं खोलता। तभी डिकोस्टा बन को कॉल करके मैक की सच्चाई बताता है और बताता है कि यह क्वान का आदमी है, उसी के साथ काम करता है। यह सुनने के बाद बैन को और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तब वो क्वान की सच्चाई बताते हुए कहता है कि इस शहर में जितने भी लीगल काम हो रहे हैं सब क्वान करवा रहा है। यहाँ पर बैन उससे पूछता है कि आखिर वह किम के पीछे हाथ धो करके क्यों पड़ा है। तब मैक कहता है कि असल में किम क्वान की ही बेटी है। यह सुनकर के बैन भी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्वान इस वक्त कहाँ मिलेगा। तब वो एक शिप के बारे में बताता है। तभी बैन के पास उसके दोस्त टोनी का कॉल आता है। बैन उससे शिप के बारे में पूछता है। बैन से कहता है कि डिकोस्टा एक हॉस्पिटल में है, तुम उसे अपने साथ ले जाओ। अब मैक रेमंड से कहता है कि मैक को नासा के रॉकेट में बैठा करके ऊपर पहुंचा दो। फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि डिकोस्टा की तो माँ बहन कर दी गई है और उसके साथी का भी काम तमाम कर दिया गया था। तभी वह क्वान के आदमियों को देखता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। सारे गुंडों का काम तमाम करने के बाद जब वह एक गुंडे को मारने लगता है तब बैन से कहता है कि तू कुछ भी कर ले लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा सकेगा। यह सुनकर के बैन उस आदमी का भी विकेट गिरा देता है। फिर वह जैसे ही अपने घर पहुंचता है तभी वह देखता है कि क्वान के आदमी निकोल्स और किम को पकड़ करके अपने साथ ले जा रहे हैं। तब बैन गोलियां चलाते हुए उनका पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो उन लोगों की गाड़ी के पास पहुंच जाता है और शीशा तोड़ करके किम को निकाल करके अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन निकोल्स अभी भी उनके कब्जे में था। वो लोग निकोल्स को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। अब बैन किम को लेकर के वापस अपने घर आ जाता है। तभी उसके पास टोनी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि क्वान में रेमंड और मैक्स का भी काम तमाम कर दिया है। इसके बाद वो टोनी को साथ लेकर के क्वान के शिप में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो क्वान के आदमियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। क्वान जब इस चीज को देखता है तो निकोल्स के गले तक चाकू रख करके बैन को धमकी देता है, लेकिन बैन तो इस वक्त मौत बन चुका था। यहाँ पर क्वान और बैन दोनों अपनी अपनी गन निकाल करके एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं। इससे क्वान का तो यही काम तमाम हो जाता है, लेकिन बैन की जान बच जाती है। अब निकोल्स भागता हुआ अपने बाप के पास आता है और गले लग जाता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और इस पूरे शिप को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बैक ऑफ डेथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।